काली और गोरी बहन का पहला वैलेंटाइंस डे। ओ कैसी हो डल बहन, ये क्या रंग को निखारने के लिए होम रेमेडीज लगाई जा रही हैं? कुछ भी कर लो, चाहे बेसन लगाओ या मुल्तानी मिट्टी, तुम्हारा रंग तो काला का काला ही रहेगा। पूनम ज्यादा मत बोलो, और वैसे भी माँ ने बोला है मुझे ये रेमेडी लगाने को, मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा रही हूँ, समझ आया? हाँ, क्योंकि हमें आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना। वैसे बड़ी बहना, एक एडवाइस मैं भी दे देती हूँ, तुम ना मेकअप भी भर भर कर लगा लेना। वो क्या है ना, तुम्हारी काली शक्ल तो नहीं बदल सकती, लेकिन छिप जरूर सकती है। तेरी दिक्कत क्या है पूनम? मुझे तेरी एडवाइस की जरूरत नहीं है, और मैं क्यों खुद को पोत कर किसी से शादी करूं? मुझे अगर किसी को अपनाना होगा तो वो मुझे मेरे इसी रूप के साथ अपना लेगा। तू चिंता मत कर। कैसे चिंता ना करूं दीदी, आप इतनी काली कलूटी हो कि कौन ही आपको पसंद करेगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि मेकअप लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहन की इस आंगन से डोली उठ जाए और आप अपनी अर्थी उठने तक भी यहीं रह जाओ। पूनम ऐसे ही सुनीता को चिढ़ाती हुई बाथरूम से बाहर आ गई। सुनीता ने बस उसकी बातें सुनकर खुद को किसी तरह से काबू कर लिया। सुनीता और पूनम दोनों बहनें थीं। दोनों ही बहनों के रंग में मानो जैसे जमीन और आसमान का अंतर था। सुनीता काली थी और पूनम गोरी चिट्टी, जिसकी वजह से कभी भी दोनों बहनों में आपस में नहीं बनती थी। दोनों ही बहनों को देखने के लिए आज अलग अलग जगहों से लड़के आने वाले थे। पूनम सुनीता तैयार हुई कि नहीं? वो लोग बस अभी 5 मिनट में आते ही होंगे। हाँ माँ, देखिए मैं तो रेडी हूँ। हाय, नजर ना लगे, चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बेटी तो। और सुनीता तूने थोड़ा भी मेकअप नहीं लगाया? नहीं माँ, मैं मेकअप के धोखे से शादी नहीं करूंगी। अगर मैं ऐसी ही किसी को पसंद आई तो ठीक है। सुनीता की बात सुनकर उसकी माँ बस मुस्कुरा दी। कुछ ही देर के बाद दोनों ही बहनों को देखने अलग अलग घरों से लड़के वाले आ गए और उन्होंने एक एक बेटी को पसंद भी कर लिया। आपकी ये गोरी चिट्टी बच्ची मेरी विवेक के साथ बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है बहन, मेरी तरफ से आपकी छोटी बेटी के लिए हाँ है। और हमें आपकी बड़ी बेटी पसंद आ गई है बहन। भले ही रंग सांवला है लेकिन नैन नक्श तीखे हैं, और मेरे बेटे का रंग भी कोई बहुत निखार पर नहीं है, तो दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। दोनों बहनों की माँ अपनी बेटियों की शादी के लिए रिश्ते पक्के होने पर बहुत ज्यादा खुश हो गई। बस फिर क्या था, सुनीता और पूनम दोनों की ही उसी दिन से शादी की तैयारियां होने लगी। और वो दिन भी जल्दी ही आ गया जब दोनों बहनें अपने आंगन से विदा हो गई। सुनीता की शादी काले लड़के से हुई थी और पूनम की शादी गोरे चिट्टे और अमीर लड़के से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद, सुनिए जी, आटा तो खत्म हो गया है, आप ले आए ना। सुनीता, इस वक्त मेरी जेब में 1 पैसा नहीं है। तुम एक काम करो, चावल और दाल हो तो खिचड़ी बना दो। खिचड़ी आप खा लेंगे? तुम्हारे हाथों से बनी हो तो आराम से खा लूंगा। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, तो अब से मैं हर रोज आपको खिचड़ी ही बना कर दिया करूंगी। सुनीता ने ऐसे बोला ही था कि तभी उसके पास वीडियो कॉल आया। अरे पूनम, कैसी है? शादी के बाद मैंने कितनी बार तुझसे बात करनी चाहिए थी, मिल गया तुझे वक्त? हाँ, मैं हर रोज अपने हबी के साथ कहीं ना कहीं घूमने जा रही हूँ ना, तो मुझे टाइम ही नहीं था किसी से भी बात करने का। एनीवेज दीदी, आपके पतिदेव तो गरीब हैं, तो आप तो कहीं गई नहीं होंगी घूमने, पर मेरे हबी को देखिए, रोजाना ही मुझे महंगी महंगी जगहों से शॉपिंग करवाते हैं, कभी खाना खिलवाते हैं। खैर, अभी मैं एक महंगे मॉल से बात कर रही हूँ, आपको नजारा दिखाऊं क्या? क्योंकि आपको तो ये सब नसीब होने से रहा। पूनम, तूने यहाँ मुझे चिढ़ाने को फोन किया है? नो 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 नो, नेवर, मैंने चिढ़ाने को नहीं किया है। मैं तो बस आपको दिखा रही थी कि मैं अपने गोरे पति के साथ कैसे रह रही हूँ। वैसे दीदी, इन जगहों पर आप आने को सोचना भी मत। वो क्या है ना, यहाँ गोरे गोरे लोग ज्यादा आते हैं। पूनम ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। उसकी सारी बातें वहीं खड़े सुनीता के पति ने भी सुन ली थी। वो आप ना इसकी बातों को दिल पर मत लेना, ये ऐसी ही है। हमारी मायके में भी। कोई बात नहीं है सुनीता, घबराओ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन कैसी है, और हाँ, मैं हूँ गरीब और नहीं घुमा सकता तुम्हें महंगी जगहों में, लेकिन सुनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ, मुझे महंगी और बड़ी जगहों पर जाने की इच्छा भी नहीं है। बस आप मेरे साथ हो तो मैं खुश हूँ। एक तरफ सुनीता अपने छोटे से घर में इतनी खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूनम। सुनिए जी, मैं ये ले लूं? ले लो। ये क्या बात हुई? कम से कम एक नजर देख तो लीजिए। लाओ दिखाओ।
आपको क्या होता जा रहा है? पहले आप मुझसे कितना प्यार करते थे और अब मेरी सारी बातें आपको चिड़चिड़ी लगने लग गई हैं। अरे लाओ दिखाओ। पूनम भले ही अपने पति के साथ महंगी महंगी जगहों पर जाती थी, लेकिन वो उसके साथ ज्यादा खुश नहीं थी। आज भी वो ऐसे ही चिड़चिड़ करते हुए अपने पति के साथ रही और फिर वो दोनों घर वापस आ गए। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हर रोज पूनम वीडियो कॉल करके अपनी बड़ी बहन सुनीता को चिढ़ाती थी, लेकिन सुनीता का मन उसका पति किसी तरह बहला ही लेता था। ऐसे ही चलते चलते आज वैलेंटाइंस डे का दिन था। विवेक, हाबी, यू नो कि आज क्या है? नो। नहीं पता? गॉश, आज वैलेंटाइंस डे है। चलो ना किसी रोमांटिक सी जगह पर चलते हैं। नहीं पूनम, आज ना मुझे वक्त नहीं है, आज नहीं लेकर जा पाऊंगा। ये क्या बात हुई? जब हमारी शादी हुई थी तब तो आप मुझे रोजाना ही कहीं ना कहीं लेकर जाते थे, अब क्यों नहीं लेकर जाते हो? अरे बताया ना कि मुझे काम है, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? मैं जा रहा हूं। विवेक ने ऐसे बोलकर पूनम को वैलेंटाइंस डे पर ही दुखी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सुनीता, तैयार हो जाओ, हम आज बाहर ही खाना खाने जा रहे हैं। क्या? लेकिन पैसे? मैंने पैसे बचाए हुए हैं फिक्र मत करो, आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो चलो आज मैं अपने वैलेंटाइन को कहीं घुमा कर लाऊंगा। अनिल की बात सुनकर सुनीता खुश हो गई और वो तैयार हो गई। कुछ ही देर बाद अनिल सुनीता को एक बहुत ही अच्छी जगह घुमाने लेकर गया। देखो सुनीता, कितनी बड़ी झील है। पता है, ये झील वैलेंटाइंस डे पर खास तौर से सजाई जाती है। अरे क्या देख रही हो? अनिल जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो पूनम के पति विवेक जी हैं ना? हाँ है तो वही, लेकिन ये किसके साथ बैठा हुआ है? ये पूनम तो नहीं लगती। चलिए चलकर देखते हैं। सुनीता विवेक के पास धीरे धीरे जाने लगी और तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं, ऊपर से ये गोरा रंग हैप्पी वैलेंटाइंस डे डियर। पूनम के साथ धोखा? जीजा जी। कौन? विवेक के होश उड़ गए जब उसने अपने पीछे अपनी साली और उसके पति को देखा। अरे अरे साली जी और आप अनिल जी, वो मैं तो बस यहाँ। कौन है ये लड़की? और विवेक जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो आपको तो इस वक्त पूनम के साथ होना चाहिए था ना। ठहरिए, मैं अभी उसे आपके इस दोगलेपन के बारे में बताती हूँ। सुनीता ने ऐसे बोलकर पूनम को फोन मिला दिया और उसे सारा मांजरा बताया। पूनम ये सुनकर भड़क गई और वो जल्दी से उस जगह पर आ ही पहुंची। बोलिए विवेक जी, क्या जो अभी दीदी ने बताया वो सच था? आप किसी और के साथ यहाँ आए थे? बोलिए ना, बोलिए, आप चुप क्यों हैं? हाँ ये सच है। क्या कर लोगी तुम, बोलो। मैं क्या कर लूंगी? अभी बताती हूँ कि मैं क्या कर लूंगी। पूनम और विवेक में ऐसे ही लड़ाई होने लगी। उनकी लड़ाई को वहां खड़े हुए सभी लोग देखने लगे, इसीलिए सुनीता उन्हें अपने घर ले आई। और विवेक जी, इतनी जल्दी मन भर गया मुझसे कि आपने किसी और के साथ हमारा पहला वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया। हाँ किया मैंने, और ऐसे ही करूंगा। तुम क्या कर लोगी? ऐसी ही बात है तो छोड़ देते पहले मुझे, उसके बाद कर लेते। ऐसी बातें मत कीजिए, आप दोनों पति पत्नी हैं। और जीजा जी, अगर आप एक दूसरे को ही छोड़ने की बातें करेंगे तो ये जमाना आपको छोड़ देगा, कोई इज्जत नहीं मिलेगी आपको। सुनीता ने ऐसे ही उन दोनों को काफी देर समझाया, जिसके बाद पूनम और विवेक के बीच सुलह हुई। पूनम की नजरें अब अपनी बहन के सामने शर्म से झुक गई थी, क्योंकि आज उसी का पति बेवफा निकला था। आज के बाद से पूनम ने कभी सुनीता को नहीं चिढ़ाया और दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगी। अरे ये क्या, घर अभी तक मेहमानों से भरा हुआ है। कोई नहीं, हो सकता है ये लोग आज मेरी पहली रसोई के बाद चले जाएं। नमस्ते माँ जी, नमस्ते आप सभी को। ऋषिका ने सभी मेहमानों को नमस्ते किया। ऋषिका की अभी नई नई ही गोमती के घर में शादी हुई थी। शादी के बाद घर में करीबी मेहमान जैसे बुआ, सास, चाची सास, उनके बच्चे और मासी जी वगैरह रुके हुए थे। ऋषिका ने नीचे आकर सभी को नमस्ते किया और माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म होगी ना? हाँ बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। देख, सारा राशन रसोई में है, तो तू बड़े लोगों का सभी की पसंद का खाना बना दे। जी, क्या मुझे सभी की पसंद का खाना बनाना होगा? लेकिन नई बहुएं तो बस खीर या हलवा ही बनाती हैं। क्या बात है बहू, कहाँ गुम है? कुछ नहीं, आप बता दीजिए कि मैं क्या बनाऊं पहली रसोई में। अब बहू, मौसम भी है और मौका भी, तू ना गाजर का हलवा बना दे और साथ में देगी मटर मसाला सब्जी, मजा आ जाना है।
अंधे इंसानों को कुछ दिखता कहाँ है। बहू पहले ढेरों गाजर घिसेगी और तब हलवा बनेगा। बहू मैं तुझसे ऐसे कसरत नहीं करवाऊंगी, तू बस सूजी का देसी घी वाला हलवा बना देना, बाकी रोटी के साथ तो मटर पनीर ही अच्छा लगता है। और बहू मैं चाहती हूँ कि तू खीर बनाए और साथ में पूरी, जैसे मैंने बनाई थी। एंड भाभी, आप हमारी भाभी हो तो हम चाहते हैं कि आप हमारी भी पसंद का कुछ बनाओ। सही कहा भाभी, मेरा मन है आपके हाथों की चटपटी आलू की सब्जी और पूरी खाने का, तो प्लीज आप आलू पूरी भी बना देना। हाँ जी जी। ऋषिका घबराती सी सभी की फरमाइशें लिए रसोई में आ गई, जहां उसने खाना बनाना शुरू किया। बहू से पहली ही रसोई में कौन इतना सारा खाना बनवाता है, ये तो हद ही हो गई। लेकिन क्या करूं, कुछ बोल भी तो नहीं सकती हूँ। कोई बात नहीं ऋषिका, ये दिन भी रोज रोज तो नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं, बना देती हूँ। ऋषिका ने एक एक करके सभी की पसंद का खाना बनाया। उसने सबसे पहले खीर चढ़ाई और दूसरे गैस पर पूरियां तली। उसके बाद सूजी का हलवा पकने को रखा और गाजर को घिसकर ऐसे में उसे रसोई में ही 3 घंटे लग गए, लेकिन उसने सब कुछ अच्छे से बना दिया। कैसा बना है सब? बहू बस पूछ मत, मन नहीं कर रहा कि 1 मिनट को भी हाथ रोका जाए। तूने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अरे चाचा जी, आखिर बीवी किसकी है? सभी को खाना बहुत पसंद आया, जिसे सुनकर ऋषिका की सारी थकान ही उतर गई। ऐसे ही अगले दिन। अरे वाह, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, मेरा मेकअप कितना अच्छा हुआ है। चलो अब नीचे चलती हूँ। ऋषिका ने ऐसे बोलकर नीचे का रुख किया। आज भी हॉल में वही सब मेहमान भरे हुए थे। अरे ये लोग गए नहीं अभी तक। लो जी, आ गई ऋषिका बहू नीचे। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते सभी। अरे बहू, कितनी देर में आई हो, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। इंतजार? बोलिए, क्या बात थी? अरे बहू, कितनी देर में आई है, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। भाभी, हम सभी को ना आपके हाथों का ब्रेकफास्ट करना है। आपने कल इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाया ना कि हमारी तो आदत ही बिगड़ गई। बहू, सभी नाश्ते के लिए तेरा इंतजार कर रहे थे, सभी को नाश्ता बनाकर दे दे। गोमती की बात सुनकर ऋषिका ने सभी से उनकी फरमाइशें पूछी। और ये भी कोई बात हुई भला? अभी कल ही तो मैंने कितना कुछ बनाया था, आज भी मुझसे सभी को यही सब क्यों बनवाना है? अब तो ये रसोई मुझे मेरी जान का जंजाल बनता हुआ नजर आ रही है। ऋषिका बेचारी ने ऐसे ही गुस्से में बड़बड़ाते हुए सभी के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन बेचारी ने किसी के सामने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही नाश्ते के बाद उसने सारे खाने और पकवानों के बर्तनों को साफ किया, जिससे भी किसी ने उसकी मदद कोई नहीं की। ऐसे ही अगले दिन। आज तो मुझे नीचे जाने में भी डर लग रहा है, पता नहीं आज मुझसे कितना नाश्ता बनवाया जाएगा। जो भी हो, आज मैं कोई नाश्ता नहीं बनाऊंगी। रसोई ही मेरी जान को जंजाल बन गई है। ऋषिका ऐसे बोलकर नीचे आई। वो ये सोच चुकी थी कि आज वो किसी के लिए भी तरह तरह का खाना नहीं बनाएगी, लेकिन नीचे जाते ही वो हैरान रह गई, क्योंकि कुछ और मेहमान घर में आ चुके थे। नमस्ते। नमस्ते बहू। अरे कितनी प्यारी है तेरी बहू गोमती, शादी पर तो देख नहीं पाई थी इसको। शुक्रिया। और ज्यादा मेहमान मतलब और भी ज्यादा काम। मेरी ऋषिका खाना बहुत अच्छा बनाती है। ऋषिका बहू, देख तेरी सबसे बड़ी मासी सास जी आई हैं, जा इनकी और सभी की पसंद का खाना बना ले। जी माँ जी। मासी जी, आप क्या खाएंगी मुझे बता दीजिए। बहुत तू पूछ ही रही है तो चल मैं बता देती हूँ। मुझे ना भरवा भिंडी बहुत ज्यादा पसंद है, तो तू मेरे लिए वही बना दे। मासी सास की बात सुनकर और बाकी मेहमानों से भी फरमाइशें लिए ऋषिका बेचारी फिर रसोई के जंजाल में आकर फंस गई। और इस रसोई में तो अब 3 चूल्हे वाले गैस पर भी इतनी चीजें बना पाना मुश्किल है। लगता है कि अब तो मुझे रसोई में ही कुछ और चूल्हों का इंतजाम करना पड़ेगा। ऋषिका ऐसे बोलकर बाहर आ गई। यहाँ बस मुझे कहीं ईंट मिल जाए। ऋषिका बाहर आकर ईंट ढूंढने लगी। अपने घर की तरफ उसे कुछ ईंट मिल गई, जिन्हें वो रसोई में ले आई और उन ईंटों के सहारे उसने खाना बनाना शुरू किया। 5-5 जगह खाना बनाना आसान नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऋषिका बेचारी ने 5-5 जगह खाना बनाया, जिसके बाद उसने वो सभी को खिलाया अभी। और फिर भगवान, मैं अभी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। कितने सारे बर्तन और अभी तो मुझे सफाई भी करनी है। बर्तन साफ करने के बाद ऋषिका ने सफाई की और फिर उस बेचारी को शाम का खाना बनाना पड़ गया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब ऋषिका इतने सारे लोगों का काम कर करके तंग आ चुकी थी। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था, जिसकी वजह से एक दिन तंग आकर उसने अपनी माँ से इस सब की शिकायत की। माँ, आप तो जानती ही हो कि आपकी बेटी कितना काम करती है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैं अब इतना सब नहीं कर सकती हूँ। ये रसोई नहीं, मेरे लिए जंजाल है, जंजाल।
बेटा तू चिंता मत कर, मैं समझती हूँ कि तेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इसका कोई हल निकालूंगी। ऋषिका की माँ ने ऐसे बोलकर ऋषिका को हल बताया और फिर उसकी सास से बात की। समधन जी, वैसे तो घर पे अभी मेहमान काफी हो रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप बहू को बुलवा लीजिए। समधन जी, मैं कभी अपनी ऋषिका को ना बुलाती अगर मेरी ऐसी हालत ना होती। अच्छा, मैं इसके भाई को भेज रही हूँ, ऋषिका को बोलो कि तैयार रहे आने को। वीना ने बीमारी का नाटक करके अपनी बेटी को घर बुला लिया, जिससे कि ऋषिका को थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन अब दीदी अब बहू नहीं है तो हमारी तुम्हारी बेटियों को ही काम करना पड़ेगा। सारे रसोई में बर्तन फैले पड़े हैं, इंदु ने खाना बनाया था तो आपकी कोई बेटी बर्तन साफ कर दे। देखो भाभी, मैं तो अपनी बच्ची से ऐसे काम करवाती नहीं हूँ, लेकिन अब बहू भी तो नहीं है, चलो मैं उससे कहकर देखती हूँ। और तू, तेरी बेटी भी तो अब जवान और समझदार है, उसको बोल कि झाड़ू लगा दे, सारा घर औधा पड़ा हुआ है, तब तक मैं जाकर रसोई समेट आती हूँ। गोमती ऐसे बोलकर रसोई में आ गई, जहां ईंटों का चूल्हा बना देख उसकी आंखें भर सी आईं और वो खुद से ही बोली, ये क्या ऋषिका इस तरह से घर के काम संभाल रही थी? अरे हम तो बस उसे ऑर्डर ही देते थे, वो भी ये सोचे बिना कि वो बेचारी अकेले इतना कुछ कैसे बनाएगी। मैं भी ना पागल हूँ, मैंने तो अपनी बहू की रसोई को उसके लिए जंजाल बना डाला था, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। ईंटों वगैरह के चूल्हों को देखकर गोमती को एहसास हुआ था, बस फिर क्या था, जब रिश्तेदारों पर काम पड़ा तो फिर उन्हें वहां रुकना सही नहीं लगा और एक एक करके सभी बहाने बनाकर अपने अपने घर को लौट गए। माँ, बड़ी मासी भी चली गई, अब घर कितना सूना सूना सा लग रहा है ना। सही कहा माँ, भाभी की माँ की तबीयत सही नहीं हुई क्या अभी भी? माँ, भाभी को बस अब बुला लो ना, बहुत दिन हो गए हैं। सही कहा, मैं आज ही वीना जी से बात करूंगी। गोमती ने ऐसे बोलकर उसी दिन वीना से बात की और उसे बताया कि सभी जा चुके हैं। ये सुनकर वीना ने भी ऋषिका को उसके ससुराल भेज दिया। अब ऋषिका को ससुराल की रसोई जंजाल नहीं लग रही थी, क्योंकि अब घर के ही सदस्य उसमें मौजूद थे और उन्हीं के काम उसे करने थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।